तो देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोट एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर तुम लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो देन आई रिक्वेस्ट यू कि तुम लोग जाओ और उस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम अगर डायरेक्टली अगर सेकेंड पार्ट देखते हो तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम मिस आउट कर सकते हो। तो तुम जा कर के देख सकते हो अगर तुमको अच्छा लगे एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो देखो, यहाँ तक बायोट एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट जो था ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, विच वाज पार्ट 1 एंड नाउ ये पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें देखो हम लोग क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का जो है नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये जो लेक्चर होगा बेसिक्स प्लस एडवांस दोनों लेवल के बच्चों को ध्यान में रख कर के तैयार किया गया। तो आप जो है इसको ध्यान से देखो, इसमें बहुत कुछ आपको नया चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे अब इंसुलेटर के बारे में हम लोग को पढ़ने वाले हैं। अब देखो यार, इंसुलेटर के बारे में किसको नहीं पता, सबको जानता है इंसुलेटर के बारे में, है ना। लेकिन देखो एक्चुअली में ऐसे है तो ये बच्चों वाला, लेकिन फिर भी मान लो कि अगर तुमको नहीं पता कि इंसुलेटर क्या होते हैं तो तुम इसको देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो सबसे पहला चीज़ कि दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में ये इंसुलेटर क्यों इसको तुम लोग बोल रहे हो, मेन रीज़न ये है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब उनको तुम दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट करते हो देन दे स्टार्ट फ्लोइंग, दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट ये जो सिचुएशन है ये इनके साथ नहीं है, किनके साथ, इंसुलेटर के साथ। पहला चीज़ कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना ये खास डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो इनको हम लोग इंसुलेटर या तुम इनको बैड कंडक्टर भी बोल सकते हो। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं तो देख लो, जितने भी गैसेज हैं तुम्हारे, ग्लास, माइका, नॉन मेटल्स, है ना, एयर जो है तुम्हारा क्या है, इंसुलेटर है। तो ये जो है बहुत ही ईजी था, ये तो बच्चों वाला टॉपिक है तो तुम लोग समझ ही गए होगे। आओ हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ मिसकंसेप्शन होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। एक्चुअली में क्या है, देखो जैसे कि तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव है देन वाई शुड वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्वेश्चन तो एक बनता है ना। तो इसी को हम लोग जो है आज क्लियर करने वाले हैं। और चूंकि देखो बहुत से बुक में ये लिख देता है कि ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कन्वेंशनल लिख रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है ये भी तुमको समझ में आएगा। तो देखो अगर हम 16th सेंचुरी तक की बात करें ना तो ये एक्चुअली में क्या था कि क्लियर ही नहीं था, चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लोगों को पता ही नहीं था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं वो किधर से किधर फ्लो करते हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से। पहले के टाइम में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको मान लिया है कि पॉजिटिव, जैसे कि प्लस का मतलब क्या होता है, हाई, तो पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मान लिया गया। जबकि वही अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसको जो है लो पोटेंशियल मान लिया गया। एंड इट वाज अज्यूम दैट चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। स्टार्टिंग में इन लोगों का एजम्पशन था कि जो चार्जेस का फ्लो है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। चलो आगे देखते हैं। बट बाद में क्या पता चला कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कंडक्टर टू पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुआ
तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है अगर कंडक्टर की हम बात करें। अच्छा, फ्री पॉजिटिवली चार्ज एज सच डू नॉट एग्जिस्ट एज प्रोटॉन एज दे आर टाइटली हेल्ड इन द न्यूक्लियस। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो फ्री पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर कोई बड़े नेगेटिवली चार्ज है तो तुम उसका इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, अगर कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन मान लो कि अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो तुम उसको प्रोटॉन नहीं बोल सकते हो, है ना। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि फ्री पॉजिटिवली चार्ज एज सच डू नॉट एग्जिस्ट एज प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं कि दे आर टाइटली हेल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो टाइटली हेल्ड है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। समझ में आ रहे हो ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इससे क्या हुआ, अगर कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है देन वी कैन से कि इट इज एन इलेक्ट्रॉन, बट इफ ए पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है। अगर मैं पूछता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो बोलते हैं कि हाँ ये प्रोटॉन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो प्रोटॉन पार्टिकल हो ही नहीं सकते हैं, प्रोटॉन ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव या कोई पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो कि इट इज़ नॉट अ प्रोटॉन, इनफैक्ट इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज एटम। क्योंकि एटम से क्या होता है कि सपोज दैट कि अगर एटम को इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर प्रोटॉन आ गए या प्रोटॉन वो गेन कर लिया जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो गया। ये मिसकंसेप्शन आप लोग मत रखना। बिकॉज अ प्रोटॉन ऑलवेज रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस। चलो तुम लोग को समझ में आया। अब यहाँ देखो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी तुम लोग ज़रा ध्यान से देखो। हाँ एक चीज़ और, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसके बारे में तुम लोग क्या समझे कि देखो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन लिया गया ना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, तो ये एक्चुअली में कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अर्लियर टाइम में ये लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बता दिए कि हाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इसी पे बेस्ड थे, समझ रहे हो। तो अगर मान लो कि हम बाद में जब हमको पता चला कि नहीं ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो अगर हम बाद में अगर चेंज करते तो सारे जो एक्सपेरिमेंट थ्योरी जो उस पर बेस्ड थे सबको हमको चेंज करना पड़ता। तो इसलिए हम लोगों ने एक नाम दे दिया कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसको बनाए हुए हैं, ये मतलब होता है कन्वेंशनल का। तो समझ रहे हो ना तुम लोग। अगर तुमसे कोई कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलता है तो तुम वही बताओ क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक्चुअल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। लेकिन हुआ क्या कि अब जहाँ कहीं भी तुमको दिखेगा ना इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो तुमको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि इसी को कन्वेंशनल इसी को मान लिया गया है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमको लगा कि हाँ इसको मान लेने में ही हमको भलाई है। क्योंकि अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर सब कुछ हमको नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। जितने सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुके थे ना इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, उसको नए तरीके से फिर से चेंज करना पड़ता। तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल बोल करके साइंटिस्ट लोग जो हैं क्या हो गए, पीछा छुड़ा लिए और बोल दिए कि हाँ भाई ये हमने सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है। बट एक्चुअल तो आप वही समझो कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव तो वही तो डायरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन ये बस तुम अपने माइंड में रखना, एग्जाम में ये मत लिख कर के आ जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये कन्वेंशन है, इसी को सब कोई फॉलो करते आ रहा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन इट इज सो लार्ज दैट इवन इफ अ
billions of electrons added to it or removed from it, it is still can be considered to be electrically neutral. अब देखो अर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है हमेशा। एक्चुअली में धरती क्या है, हमारी धरती माता है ना, तो देखो इनको हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है। मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन इट इज सो लार्ज। अब देखो इनके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन का पूरा भंडार है, तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर तुम इनसे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो तुम समझो कि ये बिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए अर्थ के ऊपर, या फिर अर्थ को मान लो कि हम बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे तो तुम्हारे हिसाब से अर्थ के ऊपर बिलियंस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। तुम बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ से ले लो या बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ को दे दो, ये धरती माता है, तभी भी ये न्यूट्रल ही रहेंगी, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे ऐसे तुम समझ सकते हो यार कि एक समुद्र से अगर एक गिलास तुम पानी ले लो तो तुम ये बोलोगे क्या कि समुद्र का पानी घट गया, कम हो गया? नहीं ना, क्योंकि समुद्र में जो है पानी का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड वाटर है। अगर समुद्र से तुम एक गिलास पानी निकाल लो, एक बकेट पानी निकाल लो, तो उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही सिचुएशन है यहाँ धरती माँ के साथ। When a positively charged body is connected to the earth or ground through a conductor, अब देखो मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, उसको तुम अर्थ से कनेक्ट करते हो, जिसको अर्थिंग बोल सकते हो, या फिर तुम ग्राउंड से अगर तुम कनेक्ट कर देते हो, और ध्यान रखो कि वो बॉडी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो इस केस में क्या होगा कि धरती माता क्या करेंगी ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई कर देंगी और बोलेंगे कि ले बेटा तू भी न्यूट्रल हो जा, तू भी क्यों पॉजिटिव चार्ज बन के रहेगा, तुमको हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जितना तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना तुम ये ले इलेक्ट्रॉन और सबको न्यूट्रल कर ले। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी टिल ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर न्यूट्रलाइज्ड। तो तब तक धरती माता उसको इलेक्ट्रॉन देती रहेंगी जब तक कि वो कंडक्टर पूरी तरह से सारे पॉजिटिव चार्ज को एक एक करके न्यूट्रलाइज ना कर ले। समझ रहे हो? क्योंकि धरती माता के पास इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र है, समझ लो। सिमिलरली अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, अगर उसको तुम अर्थिंग कर दो तो उस केस में धरती माता क्या करेंगी, बोलेंगे कि देख बेटा तुम्हारे पास बहुत सारे निगेटिव चार्जेज आ गए हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो तुम एक काम करो, तुम सारा इलेक्ट्रॉन्स मेरे अंदर भेज दो और तुम हो जाओ बेटा एकदम न्यूट्रल। तो होगा क्या कि द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट फ्लो इनटू द, तो जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडक्टर के पास वो सारे अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएंगे और वो बेचारा कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन से मुक्ति मिल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। चलो तुम लोग समझ गए। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग क्या होता है, डेली लाइफ में ज़रूर सुनते होगे, मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हो, है ना, कभी तुम अपने घर में कुछ इन्वर्टर्स वगैरह की बैटरी होता है उसको चार्ज करते हो, तो चार्जिंग तुम सुनते होगे। देखो आज समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखो चार्जिंग का क्या मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक करेंट टू अ कंडक्टर इज नोन एज चार्जिंग। समझ में आ गया? चार्जिंग का मतलब ये होता है कि देखो जब तुम क्या करते हो कि किसी भी कंडक्टर को जब तुम इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देते हो जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, तो तुम बोलते हो कि हाँ ये चार्ज हो रहा है बॉडी, ये जो बॉडी है ना इट इज़ गेटिंग चार्ज्ड, इट इज़ गेटिंग चार्ज्ड, इट मीन्स कि इट इज़ स्टोरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। तो इसी को हम लोग चार्जिंग के नाम से जानते हैं। देखो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे बुक से ही होने वाला है, इजी है बट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा चलो हम डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ।
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि 1 कूलम अगर हम चार्ज की हम बात करें। देखो देखने में लग रहा है कि जो 1 कूलम ये तो बहुत ही वन माने तो मतलब एक, ये तो बहुत छोटा चार्ज होने वाला है। लेकिन रुको ज़रा, तुमको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलेंगे जिससे कि 1 कूलम चार्ज बनेगा। क्योंकि तुमको ये भी पता होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज है, सो इट इज़ नेगेटिव 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सो बेसिकली दिस इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना कम है, ये माइनस में 19 कूलम है। लेकिन अगर हम 1 कूलम चार्ज की बात करें तो 1 कूलम जो चार्ज है ये तो पॉजिटिव है, तो ये कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा होने वाला है 1 कूलम चार्ज। तो वही तुमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तुम इकट्ठा करोगे जिससे कि ये 1 कूलम चार्ज तुमको बना करके दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या करो, सिंपल सा कि अगर तुमको ये पता करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो तुम सिंपली क्या करो कि 1 को डिवाइड कर दो बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देन जो तुमको वैल्यू आएगा इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हुआ, देखो काफ़ी यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को एक जगह इकट्ठा करते हो तो यही तुमको क्या दे देगा, 1 कूलम तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज दे देगा। समझ गए? तो तुम चाहो तो ऐसे याद भी रख सकते हो ये डेटा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको तुम एज अ फैक्ट याद रखो क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अब आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक उठाया हूँ मैं, तुम्हारे बुक से ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो चलो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो, फिर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको सिंपली तुम पोटेंशियल भी बोलते हो, ये एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट की अगर तुम बात करोगे तो अलग अलग पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये अलग अलग होता है। सो यू हैव टू मेंशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता क्या है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे बच्चे वो वाला इन्फिनिटी समझने लगते हैं। कौन वाला? वो जो स्टार्स और सन जो हमारे अर्थ से दूर है ना, वो वाला इन्फिनिटी। बट देखो इन्फिनिटी जो है ना एक रिलेटिव टर्म होता है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए इन्फिनिटी है तो सबके लिए इन्फिनिटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो अगर हम सन की बात करें, हम ये बोलते हैं कि सन जो है हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो देखो ये हम लोगों के लिए सन का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है, बट अगर हम लाइट की बात करें, सपोज कि इफ़ यू कीप ऑन मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो तुमको सन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ओनली 8 मिनट्स, अप्रॉक्स 8 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स। तो अगर तुम कहीं 8 मिनट में ही पहुंच जा रहे हो तो तुम्हारे इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ हुआ? तो मतलब क्या हुआ कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक रिलेटिव टर्म होता है। बट ध्यान रखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो इतना छोटा है कि उनके लिए अगर तुम 1 मीटर भी डिस्टेंस ले लोगे ना, तो उनके रिस्पेक्ट में ये इन्फिनिटी तुम कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब वो वाला इन्फिनिटी मत समझना, ठीक है। तो चलो वही कहता है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस बोले तो मान के चलो कि हाँ 1 मीटर 2 मीटर ऐसे सम डिस्टेंस है। जब तुम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को जब उसके अंदर ले आते हो तो उस केस में तुमको कुछ वर्क डन करना पड़ता है।
तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा तुमको इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो ये समझो कि ये समझने वाला चीज़ ही नहीं है। अब देखो, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये V जो है इसका सिंबल है एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। एंड ध्यान रखो कि इट वाज नेम्ड आफ्टर एक फिजिसिस्ट हैं तुम्हारे एलेसांद्रो वोल्टा, इन्हीं के नाम पे वोल्ट का नाम पड़ा है। देखो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द ऐसे यूनिट्स हैं जो कोई ना कोई फिजिसिस्ट केमिस्ट इन्हीं के नाम पे वो लोग नाम रख दिया हुआ है, ताकि उनको लोग जन्म जन्म तक याद रखे, युगांतर तक। और दुख की बात यह है कि इसमें अधिकांशतः लोग जो है वो फॉरेन से हैं। हमारे कुछ इंडियंस भी होते तो उनके नाम पे भी इन यूनिट्स का नाम रखा जाता। बट एनीवे, दिस इज अ बीटर ट्रूथ। तो आगे देखो हम लोग, अब जैसे जो मैंने बोला ना उसको देखो, यहाँ से तुम समझ सकते हो। देखो सपोज कि ये कोई तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये जो हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक अनदर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, दोनों सिमिलर चार्ज है। अब तुम अगर इसको इसके अंदर ले जाना चाहोगे, इन दैट केस क्या होगा कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देन इट विल स्टार्ट रिपेलिंग। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको तुम इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो उस केस में जब तुम इसको अंदर ले जाओगे तो ये रिपेल करना शुरू करेगा। बट ध्यान रखना है कि जब तक तुम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लाओगे तब तक तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये तुमको ध्यान रखना है। तो जब तुम इसके अंदर लाओगे तो ये इसको रिपेल करेगा। तो तुम चाहते हो ज़बरदस्ती इसको ले जाना इसके अंदर, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू डू सम वर्क। जब तक तुम कुछ काम नहीं करोगे तब तक ये तो जाएगा नहीं ऐसे। तो तुमको ये जिस फोर्स से अपोज कर रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तुम कहोगे कि हाँ यू आर डूइंग सम वर्क। तो वो जो तुम वर्क डन कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने चार्ज को तुम ले करके जा रहे हो, तो वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म, जो कि मैंने समझा दिया। तो अब जरा देखो कि अगर तुम पोटेंशियल की बात करो तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा। अब जैसे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि लिख सकते हो V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q। तो अगर तुम ऐसा लिख पा रहे हो तो अब अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और तुम चार्ज को लेकर के जा रहे हो तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन यानी कि जूल पर कूलम जो है ये तुमको यूनिट निकल के आया किसका, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट निकल। अब अगर हम बात करें कि 1 वोल्ट को तुम कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो कि अब potential of 1 volt at a point is defined as when 1 joule of work is done in moving a unit charge from infinity to that point। देखो काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है कि देखो यहाँ जो तुम्हारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का W/Q है, तो तुम अगर पोटेंशियल 1 चाह रहे हो तो वर्क डन 1 हो, और यूनिट चार्ज को तुम अगर मूव कराते हो तो इस केस में क्या होगा, V जो होगा तुम्हारा पोटेंशियल 1 आएगा। तो मतलब बोल सकते हो कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यूनिट चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में अगर तुमको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो इस केस में व्हेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल you will get the value 1 volt. So if work done is 1 joule and amount of charge moved is 1 coulomb, then potential of that point, ये जो होगा तुम्हारा V फॉर्मूला लगा दो 1 joule/1 coulomb, तो ये 1 volt तुम्हारा आ जाएगा। एंड वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सिमिलरली एक टर्म है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यार, दो पोटेंशियल का ये डिफरेंस है तो यूनिट वगैरह तो सब सेम ही होने वाला है, लेकिन चलो समझते हैं कि ये डेफिनेशन थोड़ा इसका देख लेते हैं।
कहता है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो एक्चुअली में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो मैंने अभी आपको बताया कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। जैसे देखो सपोज दैट कि यहाँ पे एक पॉइंट तुम्हारा ए है। अच्छा मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लें, ये तुम्हारा अगर पॉइंट बी हो गया, तो ज़रा हमको ये बताओ कि ए और बी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होने वाला है। तुम ये हमको बता सकते हो कि ए और बी इन दोनों में किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला है। तो देखो ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब ए का पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि देखो तुम जैसे जैसे इस पार्टिकल को ए तक लाओगे वैसे वैसे यहाँ से रिपल्सन देखो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा क्लोजर जाओगे इस पार्टिकल के, उतना ज़्यादा ये इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगा वो बढ़ते जाएगा। तो ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा होगा। तो तुम चाहते हो कि तुम ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल है इसका डिफरेंस निकालो, तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा? ए का पोटेंशियल सपोज दैट कि अगर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और मान लो कि जो बी है इसका पोटेंशियल सपोज कि 5 वोल्ट है, तो तुम इस केस में क्या करोगे कि 10 में से 5 को तुम क्या करोगे? माइनस कर लो। तो तुम अगर 10 में से 5 को माइनस कर लेते हो तो ये तुमको 5 वोल्ट दे दिया। तो यही तुम्हारा क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यानी कि तुम दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो तुम बताना चाह रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as amount of work done in moving a unit charge from one point to the other। ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही सपोज कि तुम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जा रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में तुमको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। या फिर ये मान लो ना कि अगर तुम ज़्यादा क्लोजर जाओगे तो उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो तुमको कितना और ज़्यादा वर्क करना पड़ा, वही जो वैल्यू हुआ उसी को तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो। तो मतलब कि फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा कि वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारा सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तुम बोल सकते हो कि यहाँ भी फॉर्मूला सेम रहेगा V अपॉन Q। यहाँ पे सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, जो कि हम लोग जानते हैं कि W यहाँ पे वर्क डन होता है और Q जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड होता है। जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वगैरह सब सेम ही होने वाला है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। अब देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वोल्ट मीटर क्या, ये तुम्हारे सिलेबस में है, तुम इसको अच्छे से देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले कि एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन 2 टर्मिनल्स या बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल हम लोग 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करने के लिए करते हैं। अब देखो ध्यान रखना है कि इसको हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक, एंड इट शुड हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले कि तुमको इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तक तुम पैरेलल में नहीं कनेक्ट करोगे तब तक 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तुमको जो भी तुम्हारा टर्मिनल है ना, जो भी डिवाइसेज हैं उनके साथ पैरेलल में इसको कंबाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, है कि नहीं। रेजिस्टेंस इसका क्यों हाई हो? ताकि इससे खुद कुछ करंट जो है वो पास नहीं करे, क्योंकि सपोज दैट कि अगर इससे खुद अगर कुछ करंट पास कर जाएगा तो उतने वोल्टेज का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज का लॉस हो गया तो उस केस में तुम जानते हो ना कि ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो इसका अगर रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा तो करंट इससे पास ही नहीं होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज का लॉस नहीं होगा। तो इसी के लिए हम लोग इसको जो है पहले तो पैरेलल में जोड़ते हैं, और दूसरी चीज़ कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होना चाहिए। दिस इज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल सो इट मे अलाउ सम ऑफ द करंट टू पास थ्रू इट।
तो देखो वही बोल रहा है कि अगर तुम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो और इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हाई नहीं रखते हो तो इस केस में क्या होगा कि इट में अलाउ सम ऑफ द करेंट टू पास थ्रू इट इफ़ इट डजंट हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इससे क्या होगा कि इट विल गिव यू इनकरेक्ट रीडिंग, यानी कि कुछ वोल्टेज का लॉस हो जाएगा और जो एक्चुअल जो वोल्टेज बताना चाहिए वो तुमको ये नहीं बता पाएगा, यानी कि लेस देन एक्चुअल रीडिंग ये तुमको देगा। तो तुमको एक्यूरेटली पता नहीं चल पाएगा कि दो टर्मिनल के बीच क्या वोल्टेज क्या है। तो तुम समझ गए कि इसलिए तुमको इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ की इट शुड हैव अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देख लो, अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये तुम्हारा वोल्ट मीटर होता है, ये फिगर है तुम्हारा, और देखो यहाँ पे जो है वोल्टेज ये तुम्हारा मेंशन रहेगा, ये और ये जो तुम्हारा पॉइंटर है ये पॉइंटर तुम्हारा ऐसे रोटेट होते रहेगा और जिससे कि तुमको इसके बारे में पता चलेगा कि दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना है। अब देखो हम लोग करंट की बात करते हैं। ऐसे देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये तो मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था तुम लोगों को, लेकिन एक्चुअली में क्या था कि मैं और भी कुछ लेवल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को प्रिपेयर किया हूँ। तो इसके लिए अभी मैं तुमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको तुम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, इन अ कंडक्टर, जैसे कि मेटल्स। तो क्या होता है कि जब मेटल्स में तुम्हारा जब इलेक्ट्रिक चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो तुम उसको इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हो। तो बेसिकली ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। अब देखो अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करो कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी कंडक्टर से पास हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, या तुम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हो। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है ना तो उसका गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो रहे हैं 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो चार्जेस का तुम्हारा फ्लो हो रहा है that is actually the electric current. You can find out the magnitude of electric current. Simply इसको हम लोग I से denote करते हैं, it should be capital. So electric current is the amount of charge moved divided by time taken by the charge to move. This is the actual definition of electric current. So you can say I is equals to Q upon T. इट्स यूनिट विल बी कूलम पर सेकेंड। अब देखो यूनिट अगर तुम निकालना चाहते हो, अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो तुम इजीली यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर क्यू है और नीचे टाइम है, तो क्यू का यूनिट कूलम डाल दो और टाइम का सेकेंड, तो क्या बना कूलम पर सेकेंड। अगर तुम ऐसा यूनिट की बात करो तो ये एम्पियर होता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल ए। ये भी ध्यान रखो कि इट वाज नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट जिनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। तो इनके नाम पे जो है इलेक्ट्रिक करंट का नाम, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है एम्पियर, ये नाम पड़ा है और इसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं।